Hello everyone, welcome back to our YouTube channel KS Academy One Step to Success. You can join us on Facebook also. Today's topic of discussion is ecosystem part 2. We have already studied about in previous part what is ecosystem, what are the components of ecosystem and what are the interdependency of abiotic and biotic factor. In this part, we are going to discuss about the different types of ecosystems. Before moving further, do not forget like, share and subscribe our channel. Let us start with the different types of ecosystems. This presentation was made by Dr. Prerna Bhautik, Assistant Professor, All India Shri Shivaji Memorial Society, College of Hotel Management and Catering Technology, Pune. Types of ecosystems. So basically there are the four types of ecosystems are territorial, freshwater, marine and artificial. So the first three occurs naturally in a various biomasses. The last one is the man-made, which is called as artificial. An ecosystem has a very different size in shape, or we can say that it available in very different place also. From the micro ecosystem, tree ecosystems examples are there. So the largest ecosystem such as the ocean ecosystems. It means that कि आपको ये समझना है कि different types of ecosystems are available. So basically यहाँ पे four types के इकोसिस्टम से जिसको कैटेगराइज किया गया है टेरिटोरियल, फ्रेश वाटर, मराइन एंड आर्टिफिशियल में. सो बेसिकली जो फर्स्ट ट्री है दीज आर द नेचुरली अकरिंग इन अवर एनवायरमेंट, बट द आर्टिफिशियल इट मीन्स द मैन मेड जो मानव द्वारा बनाए गए हैं. और इकोसिस्टम जो है वो डिपेंड करता है उसके साइज पे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज एंड शेप. हम ये भी कह सकते हैं कि उसके साइज के हिसाब से वो छोटा और बड़ा हो सकता है. तो सबसे माइक्रो लेवल, जो सबसे छोटा लेवल होता है वो ट्री इकोसिस्टम्स होते हैं. ट्री इकोसिस्टम मीन्स जो लैंड इकोसिस्टम हो गया या फिर एक पर्टिकुलर एरिया का छोटा सा इकोसिस्टम हो गया. अगर हमको एक बताना हो एग्जांपल में, जैसे छोटा सा गांव, छोटा सा विलेज, दैट इज अ पर्टिकुलर विलेज इज अ belongs to the particular land ecosystem. This is the basically type of the territorial ecosystem जो लैंड सरफेस पे रहते हैं. सो ये ट्री इकोसिस्टम हो गया एक माइक्रो लेवल पे. अगर ह्यूज लेवल पे देखना है तो ओशियन लेवल पे. ओशियन क्योंकि बहुत बड़ा है, ओशियन में कोई गांव नहीं होता, कोई नदी नहीं होती, सारी जो रिवर्स होती है वो मिल जाती है हमारे ओशियन में. सो बिग लेवल पे जो एकदम मेगा लेवल पे जो इकोसिस्टम होती है वो होता है हमारा ओशियन लेवल पे. Then the territorial ecosystem is the one that occur on the land. जो लैंड पे सरफेस पे लैंड सरफेस पे अकर होती है उसे हम टेरिटोरियल इकोसिस्टम कहते हैं. सो एग्जांपल ऑफ लैंड बेस्ड इकोसिस्टम आर द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, grassland ecosystem, tundra ecosystem and the desert ecosystem. So let us discuss one by one. These ecosystems. So the forest ecosystem is one that the consist of the various, जिसमें plants available होंगे, particularly trees होंगे. Because of the absence of plants that serves the producer, this ecosystem abounds in a life. अगर वहाँ पे plants नहीं होंगे तो प्रोड्यूसर नहीं होगा, तो प्रोड्यूसर ही नहीं होंगे तो कोई इकोसिस्टम होने की बात ही नहीं आती. क्योंकि हमने हमारे प्रीवियस पार्ट में देखे जो एनर्जी फ्लो होगा, जो इको सिस्टम है हमारा, वो डिपेंड करता है अबायोटिक और बायोटिक पे. और उसके जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर. सो ये दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द पर्टिकुलर. कोई भी इकोसिस्टम हो उसके ये कंपोनेंट्स है. तो अगर प्रोड्यूसर ही नहीं होंगे, प्लांट्स ही नहीं होंगे, तो बाकी के कोई फैक्टर्स वहां पे अवेलेबल होंगे ही नहीं. सो ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम. Then not only the plant but also the animal are the teeming in the forest. They are also a great source of the fruit, wood. They also help in the maintain the earth temperature also. It means that what कि अगर प्रोड्यूसर है तो हमारे कंज्यूमर्स भी होंगे. बिकॉज अगर प्रोड्यूसर ही रहेंगे और कंज्यूमर नहीं रहेंगे तो प्रोड्यूसर भी एक टाइम के बाद में डिकम्पोज हो जाएंगे, राइट. तो प्रोड्यूसर है, अपने कंज्यूमर से जो एनिमल्स होंगे जो फूड्स को, फ्रूट्स को, ट्रीज को एज अ शेल्टर्स के लिए यूज करेंगे, या फिर वट एवर द कंस्ट्रक्शन जैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं उस तरीके से वो यूटिलाइज करेंगे. एंड दीज आर हेल्प टू मेंटेन द अर्थ टेम्परेचर. क्योंकि जो हमारे ट्रीज है और ह्यूमन बींग्स है, ये सारे भी एनिमल्स, जरूरी नहीं है ह्यूमन बींग्स, बट द एनिमल्स और ऑल्सो द ऑल द फैक्टर्स. It means that कि abiotic and biotic factors, all the components are
available in our ecosystem, and this help to us the maintain the earth temperature. They are also a major carbon sink. Grassland ecosystem are the typically found in a tropical or temperate region. It means what कि grassland ecosystem वो वहीं पे पाया जाता है जहाँ पे tropical area होते हैं. They are dominant by the grass. सिर्फ grass ही होते हैं, वहाँ पे big trees available नहीं होते. grass ही होगा या फिर छोटे बड़े जो भी है वहाँ पे. और grass ecosystem में mainly frog, grasshopper, insects, these types of animals are present in a grassland ecosystems. So such the animals are commonly found in this type ecosystem are grazing animals जो cows, goat, ये सारे animals, cattle, goats, deer जो सिर्फ vegetation ही खाते हैं. So these types of animals are available in grassland ecosystems. So you can see in this picture also कि जो सिर्फ depend करते हैं grass पे, यहाँ पे आपको कोई बड़ा tree या फिर बहुत ज्यादा बड़े, बहुत ही रेयर अमाउंट में ट्रीज अवेलेबल है, सिर्फ ग्रास ही ग्रास, जहां वहां आपको यहाँ पे ग्रास ही अवेलेबल दिखेंगे. सो मेनली इस इकोसिस्टम में कौन अवेलेबल होते हैं? कैटल, गोट्स, काऊ जो ग्रास को कंज्यूम करते हैं, जो वेजिटेशन को कंज्यूम करते हैं, डियर, राइट. Then tundra ecosystem are characterized such as being treeless and snow covered. What is meant by, हम इसके लिए मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखाती हूँ. सो ये जो पिक्चर्स है आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे कि भाई टुंड्रा इकोसिस्टम में व्हाट इज मीन बाय कि यहाँ पे कोई ट्री अवेलेबल नहीं है, यहाँ कोई ग्रास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये कवर्ड किससे? पूरा स्नो से. सो जो स्नो एरिया जैसे हमारा अटलांटिक है, राइट, तो इस तरीके के जो एरियाज होते हैं वो होते हैं टुंड्रा. और बेसिकली ये लैंड सरफेस पे है, ये ना पानी के अंदर है, ना लैंड के अंदर है, ना हवे में है. सो इसलिए इसको हम लोग टेरिटोरियल इकोसिस्टम कहते हैं, जो बेसिकली लैंड्स पे अवेलेबल होते हैं. The snow melts briefly in the spring and summer, producing a shallow ponds. During this time, leeches and the flowering plants are typically grow. क्या होगा कि जब समर सीजन आता है तब जो स्नो है वो मेल्ट हो जाएगा, वाटर में आ जाएगा. सो टिपिकली स्प्रिंग सीजन जो है वहां पे आने के बाद में सम पॉन्ड्स वहां पे तैयार हो जाते हैं. कुछ फ्लावर्स जो होते हैं जैसे लीचेस के, या फिर कुछ शैलो पॉन्ड्स हो गए, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो वो फ्लावरिंग होती है समर सीजन में. Because of the ice that covers the land in the tundra, this is the type of ecosystem is important in the regulating the earth temperature. It also serve an water reservoir in the form of ice or frost. डेजर्ट इकोसिस्टम. सो डेजर्ट इस वर्ड से ही हमको मीनिंग पता चल जाता है कि डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या होना चाहिए. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेत होती है, राइट. आर द वन अकरिंग द डेजर्ट हैबिटेंट, जो रेत वाले जैसे हमारा राजस्थान है, दुबई है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोस्ट ऑफ दी हमको सिर्फ और सिर्फ सैंड मिलेगा. हवा में भी हमको सैंड, आजू बाजू में सैंड, वाटर लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है. द डेजर्ट आर टिपिकली एयर्ड एंड वाइडली. Some of them contain sand, dust, other mostly rock. Organisms in the desert are not as deserved as those in the forest, but they are process adaptation that makes them suited to their environment. Plants are the commonly found in the desert are calm plants such as cactus. Desert animal includes insects, reptiles and birds. So basically यहाँ पे आप इस पिक्चर्स में देख लो कि जो डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट में बेसिकली कैमल पाए जाते हैं, वो पर्टिकुलरली उस एरिया के लिए ही हैबिटेंट हो जाते हैं. तो कम पानी में, कम ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे पानी का लेवल भी बहुत कम हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जो ट्रीज है, ग्रास है, या फिर जो बिग ट्रीज होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है. सो इस टाइप के जो एरियाज होते हैं वहाँ पे पर्टिकुलर टाइप्स के एनिमल्स आपको मिलेंगे जो वहाँ के एरिया के लिए अडाप्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा ऐसा हीट होने की वजह से प्लांट्स वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो कंपोनेंट लगता है, जिस टाइप की सैंड लगती है, वो वहाँ अवेलेबल नहीं होती. तो कुछ अलग ही प्रकार के वहाँ पे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कैक्टस है ना. हमको पता है कि कैक्टस कौन सा है, और कैमल जो होता है जिनके अंदर में वाटर स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है कि बहुत ज्यादा होती है. सो देज आर लाइव इन अ डेजर्ट. सो जितने भी एनिमल्स, रेप्टाइल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं डेजर्ट्स में, तो वो पर्टिकुलर उस एरिया के लिए हैबिटेंट होते हैं, तो उन्हें वहां पे प्रॉब्लम नहीं जाती.
Freshwater ecosystem are the aquatic ecosystem that do not contain salt water. They are home to algae, planktons, insect and fish. They are two major types of lentic and leotic ecosystems. तो fresh water ecosystem it means that कि जो प्योर वाटर होगा. प्योर वाटर मीन्स इट डजेंट मीन कि उसमें मिनरल्स नहीं होंगे, मिनरल्स होंगे बट उसमें साल्ट का जो कंपोजिशन होगा वो कम होगा. जैसे कि हम ओशियन वाटर अगर लेते तो बहुत ज्यादा सॉल्टी और बहुत ज्यादा उसमें मिनरल्स बहुत हैवी कंपोनेंट होते हैं वहां पे अवेलेबल. बिकॉज पूरे वर्ल्ड का जो समझ हम लोग कंसिडर करते हैं, पूरे वर्ल्ड का जितनी भी रिवर्स है वो सारी जाके ओशियंस में मिल जाती है. तो जितने भी कंपोनेंट है, वेस्ट मटेरियल बोलो या फिर सॉल्ट बोलो, जितना भी मिनरल से वो सारा ओशियंस में होता है. तो उस ओशियन का जो टेस्ट वाटर का टेस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा गंदा और बहुत ही ज्यादा सॉल्टी होता है. बट फ्रेश वाटर का जो हम लोग ड्रिंक एज अ ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रेश वाटर. प्योर एंड मिनरल युक्त वाटर जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है. सो दिस टाइप ऑफ वाटर इकोसिस्टम जिसमें अलगी, प्लैंकटन्स, इंसेक्ट्स, इस टाइप के फिश वगैरह अवेलेबल्स होते हैं. और बेसिकली ये टू मेजर टाइप्स में अवेलेबल होते हैं, लेंटिक एंड लियोटिक. तो व्हाट आर दैट अभी हम देख लेते हैं. द लेंटिक इकोसिस्टम रेफर्स टू द इकोसिस्टम इज स्टिल वाटर. स्टिल वाटर मीन्स जो एकदम स्थिर होता है, जैसे कि पॉन्ड हुआ, लेक हुआ, वो सिर्फ जमा हो जाता है और एकदम स्टेबल हो जाता है. दैट इज टाइप ऑफ द ecosystem is called as lentic ecosystem. The example include the following: pond, puddles and lakes. Lakes in a particular may form a zonation. That is when the becomes very well established that डिफरेंट जोन आर फॉर्म्ड. सो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉन्ड तैयार है, यहाँ पे लेक है, जो यहाँ का जो वाटर है वो स्टेबल है. नो डाउट कि वो मूव होगा बिकॉज अंदर के जो एनिमल्स है वो मूव हो गए हमको थोड़ा सा, बट इस पर्टिकुलर रीजन के लिए वो स्टेबल है. सो इस टाइप के इकोसिस्टम को हम लोग, जो स्टैंडिंग इकोसिस्टम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में स्टैंडिंग है, दैट इज कॉल्ड एज अ लेंटिक इकोसिस्टम. These zones are as follows: lateral, limictic and profundal. The lateral zone is the part of that is near to the shore. Shore it means जो एरिया, जो एंड एरिया होगा या फिर जैसे शोर एरिया, हम ओशियन का जो कोस्टल एरिया होता है, राइट. कोस्टल एरिया इट मीन्स कि हमारा किनारा किनारा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ शोर जोन, राइट. ये जितना भी किनारा किनारा आप देख रहे हैं, जैसे कि कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, राइट, उसका जो किनारा होगा वो होगा हमारा लिटोरल जोन. ठीक है. इस जोन में प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, प्लांट्स रूट्स अवेलेबल होते हैं. और इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ का हैबिटेट थोड़ा सा अलग होता है इन कंपेयर टू जो प्रीवियस हमने अभी देखा था लेंटिक, उसका अलग होता है. सो बेसिकली द लिमेटिक जोन इज द जोन इन विच द लाइट डज नॉट कंप्लीटली पेनिट्रेट. इसमें जो लाइट होती है, सनलाइट जो होती है, वो कंप्लीटली पेनिट्रेट नहीं हो पाती. द पार्ट ऑफ द लेंटिक जोन दैट द पेनिट्रेटेड बाय द लाइट इज द फोटिक जोन. जहां पे लाइट कंप्लीटली आएगी उसको हम फोटिक जोन बोलेंगे. बट इस पर्टिकुलर एरिया में पूरी लाइट नहीं जाती. Which is the light cannot be penetrated through and therefore it is in dark. It is a benthic zone. जो dark है, जहां पे light नहीं जाती, that is called as a benthic zone. The plant and animal vary in this zone. From the intense rooted plant are found in the lateral zone but do not in the lentic zone. जहां पे आपको dark area है, आप वहां पे देख लीजिए कि किस तरीके से plants available है और कहाँ नहीं है ना. तो rather the freely floating plants are the ones commonly seen on the surface of the lentic zone. जो freely floating plant है वो आपको लेमेटिक जोन में मिलेंगे. but the rooted plant are found in a lateral zone. जो जमीन के अंदर जिनका रूट होता है, फ्लोटिंग नहीं होते, वो अंदर की तरफ पाए जाएंगे, वो लिटरल जोन की तरफ पाए जाएंगे. A lentic ecosystem and an aquatic ecosystem categorized by an freshwater habitat that is a free flowing. It means कि जो water है वो free flowing होते रहेगा, को currently वो वन डायरेक्शनली फ्लो होते रहेगा. जो हमारा लेंटिक इकोसिस्टम था उसमें वाटर क्या था, स्टेबल था, एक ही जगह पे. एग्जाम्पल इंक्लूडिंग द रिवर्स एंड द स्ट्रीम्स आर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस इकोसिस्टम हैव अ adaptation to help them to cope with the force and the different condition that running with the water.
A marine ecosystem, in an ecosystem that continuous salt water, example are the ecosystem in a sea and ocean. The ocean ecosystem in a particular are the important source of the atmospheric oxygen due to the vast population of autotrophic algae that release oxygen through the photosynthesis. Marine ecosystem are the regarded as the most abundant type of ecosystem in the world. And an artificial ecosystem is a man-made system which is can be further classified as a territorial, freshwater or marine, and an example of an artificial ecosystem is the terrarium. Many man-made ecosystems are built for the conservation purpose, aesthetic and the studying biological and ecologically. So basically what is meant by the marine ecosystem? Marine ecosystem में हमने देखा कि भाई जो oceans होते हैं basically जो बहुत ही huge level पे salt water content होता है that is called as a oceans, ocean और marine ecosystem. और यहाँ पे जो होता है oxygen level, जो atmospheric oxygen level होता है वो बहुत ही ज़्यादा important रोल प्ले करेगा और यहाँ पे कम होता है और इसी की वजह से इसी के अब ये ऑक्सीजन फिर कैसे आएगा यहाँ पे? तो जो वाटर के अंदर, सी वाटर के अंदर जो अल्गी प्रेजेंट होती है, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द ऑक्सीजन लेवल इनसाइड द ओशियन वाटर. सो सरफेस पे आपको बहुत ही कम लेवल का ऑक्सीजन मिलता है और सिर्फ अल्गी के प्रेजेंस होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे मेंटेन होता है, जिसकी वजह से जो सिस्टम है, जो एनिमल्स है यहाँ पे प्रेजेंट, जो एक्वाटिक एनिमल्स है, फिश वगैरह है, उनको ऑक्सीजन मिलता है. इसके अलावा जितनी भी इम्प्योरिटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड ओशियन में जमा होती है, तो जो अल्गी ग्रो होती है सारे एज ए न्यूट्रिएंट उसको कंज्यूम करती है, तो वाटर जो होता है सी वाटर का वो प्यूरिफाई भी होते रहता है कंटिन्यूअसली. Process of the ecosystem. In an ecosystem, energy flow between the abiotic and biotic factor are recycled. That is called as the energy flow in an ecosystem, and we can also call it as a process flow of energy throughout the ecosystem. These are the two processes are linked and essential to the structure, function and biodiversity of an ecosystem. Let us took the following picture. In this picture you can see the abiotic factor. Abiotic factor जो है हमारा plants, animals, ये हमारे producers हैं, animals हमारे consumers हैं and decomposers. So these are the factors are इन इकोसिस्टम. सो बेसिकली हम इंटरडिपेंडेंसी देखेंगे अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स में. डिकम्पोजर, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर द बायोटिक फैक्टर्स एंड रॉक, सैंड, वाटर, एयर, सन, दीज आर द अबायोटिक फैक्टर्स, राइट. सो अबायोटिक फैक्टर्स से हम प्रोड्यूसर्स बन जाएंगे. प्रोड्यूसर्स जो हमारे प्लांट्स है, जो खुद के लिए भी खाना बनाते हैं, दूसरों के लिए भी फूड्स अवेलेबल करते हैं फ्रूट्स के फॉर्म में. ग्रास जो है, एनिमल्स जो ग्रेजिंग करते हैं उनके लिए ग्रास, हमारे लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वॉट एवर द अवेलेबल फॉर अस. सो दीज आर द producers, and these producers can consume by the consumers. Those are the reptiles, animals, birds, whatever the animals are there, these are the consumers. And after the dying of consumer as well as producer, the decomposers are play an important role to decompose that dead bodies of producers and consumers. Then decomposers, जब decompose हो जाएगा हमारा बायोटिक फैक्टर, जो producers और consumers है वो decompose हो जाएगा by means of microorganisms. जितने भी फंगी और माइक्रोऑर्गेनिजम्स सैंड में अवेलेबल होंगे वो एज अ क्या प्ले करेंगे, डिकम्पोजर्स वो प्ले करेंगे रोल, और वो डेड बॉडीज को डिकम्पोज करेंगे. एंड डिकम्पोज करने के बाद में जो मिनरल्स, जो मिनरल यूज करके हम प्लांट्स ग्रो हुए थे, वही मिनरल्स रिटर्न बैक टू द सॉइल, वही मिनरल्स क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक हो जाएगा. और इसी तरीके से ये कंप्लीट साइकिल क्या होगी, चलती रहेगी. एंड दिस इज द साइकिल और दिस इज द प्रोसेस ऑफ द इकोसिस्टम. कोई भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम होंगी, ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहेगी. While some energy is stored in a ATP, ATP means adenosine triphosphate, जो
एनर्जी फॉर्म में स्टोर रहती है हर किसी केस में, जो ट्रांसफर होती है। हमारा जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। पहले जितनी भी एनर्जी थी, जितने भी मिनरल्स थे, उसका यूज करके प्रोड्यूसर्स बने इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो थी वो एनर्जी स्टोर हुई। देन दिस एनर्जी गेट ट्रांसफर टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर के बाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और डिकम्पोज होने के बाद में मिनरल्स के फॉर्म में वही एनर्जी ट्रांसफर हुई, और वही एनर्जी मिनरल फॉर्म्स में जब स्टोर हुआ वो रिसाइकल होती गया। तो जो बेसिकली स्टोर किस में होता है, वो एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में, एंड अदर आर रिलीज एज अ हीट। और अदर क्या करते हैं, उसको रिलीज करते एज अ हीट, और ये एनवायरमेंट में ये साइकिल चलते रहती है। द हीट it dissipate into the environment is the loss of the system, it cannot be recycled. This means the plant is an open system when it is comes to the energy flow. The ecology, the term productivity refers to the rate of the generation of biomass in an ecosystem. It is an often expressed in unit of the mass per volume per unit of the time. Example, grams per square meter per day. Productivity may be a primary or secondary. Primary productivity refers to the productivity of the autotrophs such as plants, whereas secondary productivity refers to that the heterotrophs such as animals. The primary production of the biomass is an often attribute to the plant and algae performing the photosynthesis. That is because the virtually all an energy available to organisms start out with them. Energy flow. Actually, the energy form of the sun is captured by the chloroplast, which are present in a organelle of the particular leaves of the particular plants. And this chlorophyll and the green pigment inside the cell undergoes the photosynthesis process and form the food for themselves also and for us also. So the cells of photoautotrophs. By feeding on these plants, the energy as well as the nutrient flow through the producer to the consumer, then it flows through from a consumer to the next. The complex organic molecule in the food such as the carbohydrates, fats and proteins are rich in a source of energy stored in the form of chemical bond. In the presence of oxygen, glucose, sugar molecule for an intense is produced to synthesize the chemical energy that is called as ATP via cellular respiration. Energy stored in the food molecule is released through a series of oxidation reaction. Electrons are passed on the form one molecule to another until it reaches to the final electron adapters, which is the oxygen. हमारे जो प्रीवियस पार्ट्स है उसमें हमने रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो जितने भी लिंक्स है रिगार्डिंग छोटी छोटी टर्म्स जो है, आपको हमारे केएस एकेडमी वन स्टेप टू सक्सेस चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैप्टर्स मिलेंगे। उस चैप्टर्स में व्हाट इज रेस्पिरेशन, किस तरीके से रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग में होता है, प्लांट्स में होता है, जो पार्ट्स है अवेलेबल बायोलॉजी के, वहाँ पे आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बेसिकली हम इस पार्ट में जो एनर्जी फ्लो की बात कर रहे हैं, जो एनर्जी फ्लो जो बता रहे हैं कि जो प्लांट्स में हो रहा है, जो एनवायरनमेंट में मिनरल्स एंड सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट जो फूड बना रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से लीव्स जो है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी एक्सप्लेन की गई है। तो लीव्स के अंदर में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर में जो ग्रीन पिगमेंट होता है, दीज आर द मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द फूड फॉर देमसेल्फ एंड अवर ऑल्सो। वो खुद के लिए भी खाना बनाते हैं और हमारे लिए भी। तो जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फैट्स के फॉर्म में स्टोर होती है और एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। और दैट ग्लूकोज और ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज ग्लूकोज और हमारा जो फूड है, जो केमिकल बॉन्ड्स के रूप में प्लांट्स में अवेलेबल होते हैं, वो कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर के द्वारा। तो इस तरीके से जो ग्लूकोज होता है वो ट्रांसफर होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर से, और कंज्यूमर से फिर नेक्स्ट टू द डिकम्पोजर, और डिकम्पोजर से फिर सॉइल में, फिर और ये साइकिल चलती रहती है। जब ये साइकिल चलती रहती है, जब फूड बनते रहेगा प्लांट के अंदर में, तो ऑक्सीजन रिलीज होते रहेगा। सिमिलरली जब हम लोग फूड को कंज्यूम करेंगे तो ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और CO2 को रिलीज करेंगे, एंड दैट CO2 इज कंज्यूम बाय द प्लांट फॉर मेकिंग द फूड अगेन। तो रेस्पिरेशन में भी ये साइकिल जो है CO2 और ऑक्सीजन की, वो एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज होते रहेंगे एनिमल और प्लांट्स के बीच में। तो ये वाला पार्ट भी हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं। सो
As the food is molecule in a full oxidized, the final byproduct is carbon dioxide, which is released. For an example, the transpiration in the plant stomata and the exhibition inhalation in a breathing animals. जो exchange होगा एनिमल्स का, जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है वो ऑक्सीजन लेता है एंड CO2 रिलीज करता है. बट प्लांट इन स्टोमेटा जो लीव्स में अवेलेबल होते हैं वो लोग क्या करते हैं, CO2 को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. सो ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस दोनों में जो है वो डिफरेंट टाइप की है, बट एक्सचेंज होते रहता है CO2 और ऑक्सीजन का प्लांट्स और एनिमल के बीच में. The absence of an oxygen cells carried out the fermentation, whereas the glucose is broken down in a generation of ATP and produce the lactic acid. In an animal, this excess energy from directly stored in a store from the energy rich molecules such as glycogen and lipids. अब ये क्या, अगर कोई प्रोसेस हो रही है जिसमें इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो वो क्या होगा, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी, जिसमें हमने देखा है हमारे घर पे भी हम लोग फर्मेंट करने के लिए रखते हैं. जब हम लोग इडली का बैटर बनाते हैं या फिर ढोकले का बैटर बनाते हैं तो हम उसको रात भर फर्मेंट होने के लिए रखते हैं. तो वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसमें से CO2 रिलीज होता है, बट जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है, ATP जनरेट होता है उसमें, और जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होने के बाद में जो एनर्जी फॉर्म होती है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है, उसको ग्लाइकोजन कहते हैं और लिपिड्स कहते हैं. Inside the chloroplast, the light energy in the form of photon drive the conservation of inorganic substrate into the energy reserve, like sugar molecule. In a general, animals have no such a pigment to capture light energy that will be able to photosynthesis. Therefore, they have a relay to autotrophs and or the another heterotrophs for the food. अब यहाँ पे जो हम लोग एक साइकिल की बात कर लेते हैं, तो ये साइकिल में ये प्रोड्यूसर है, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है ये जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और हमारे डे टू डे लाइफ में हमने देखा भी है. तो बेसिकली फर्स्ट प्रोड्यूसर्स हु produce a food in presence of sunlight by using the mineral from the environment, that is the CO2, and the light by the taken by the element from the sun, and the water is taken from the land, or minerals are also taken from the lands, and then they produce the food in the form of glucose and energy stored in the form of ATP that plants consumed by the primary consumer, that is frog, grasshopper, insects, and that grasshopper and insects are consumed by the secondary consumer, that is frog, and that frog is consumed by the snake. इसके बारे में मेरे previous slide में मैंने overview किया था, एक just बताया था, यहाँ पे आपको picture form में बता रही हूँ. So frog is intake by the tertiary consumer, जो snake है जो हमारा tertiary consumer है, and then quaternary consumer snake को consume करेंगे eagle, and eagle after the dying it will consume by the decomposer or decomposed by the decomposer, and then the mineral back to the प्रोड्यूसर, जो भी लैंड में है वो मिनरल्स क्या हो जाएंगे, रिबैक्ट हो जाएगा. सो यहाँ पे देखो हमने हमारे प्रीवियस पार्ट में बताया था कि कंज्यूमर्स के जो पार्ट्स होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, बट इट डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर्स, कितने टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स आर अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम्स. सो दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड क्वार्टरली, बिकॉज यहाँ पे कंज्यूमर्स कितने हैं, 4 अवेलेबल है. इट डजंट मीन बाय द कि सिर्फ 4 ही अवेलेबल होंगे, 5 भी अवेलेबल हो सकते हैं, 6 भी अवेलेबल हो सकते हैं. तो इट डिपेंड्स कि इकोसिस्टम कौन सी है और कौन सी इकोसिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. Photosynthesis. Photosynthesis is a biological process which plants manufacture their own food with the aid of the light from the sun and from inorganic source, carbon dioxide and water, or nutrients which are available in the soil. They produce the glucose molecule from intestines that can be stored in later as a starch. The plant in turns to serve a food source for organisms that are incapable to produce their own food. Decomposers are the last group of organisms by which the energy flow through. They consume the dropping and carcass of the living organisms or living thing.
It shows the simple diagram of food chain and the flow of energy and the nutrient. It starts with the producers such as plants that manufacture the food by capturing the light and the energy from the surrounding, and we can say that the energy or nutrients which are available there surrounding. Energy flow to next to the consumer, which are particularly primary consumer insect, secondary consumer frog, tertiary consumer snake, and lastly to the quarterly consumer, that is to the eagle. Then the dropping are to the carcass by the eagle, which will be the broken down by means of the microorganisms which are available in the soil. Biogeochemical or nutrient cycle. Elements such as carbon, nitrogen, or phosphorus enter a living organism in a different way. One example is by plant directly taken them up from their physical environment, for example via roots absorbing element available in the soil and gaseous entering through the stomata. In animal, these are the elements enter via food consumption. Dropping and decaying organic matter are broken down by a decomposer, ultimately releasing their element for a nutrient cycle or for use of another living organisms. This ecological process in which decomposer break down the organic matter by decomposer is called as decomposition. In decomposition, these material are neither lost or nor destroyed, and therefore the planet is this regard is called as a closed system. The element will be cycled between the biotic and abiotic state within the ecosystem. So we can see in this picture how the process are taken, or how the process are done by the abiotic and abiotic factor between them. So basically the sun, CO2 or the nutrients available in the soil, by using this source plant can grow, राइट जो मैं बार बार बता रही हूँ कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ CO2, इन प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट जो हो गए प्लांट्स वो रूट से जो सैंड में जहाँ पे ग्रो कर रहे हैं प्लांट, वहां से जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, सो फिजिकल फॉर्म में वो रूट से, वाटर है वो रूट से वो प्लांट में गया, देन CO2 जो है वो स्टोमेटा से गया, एंड सनलाइट तो डायरेक्टली उनको मिल ही रही है. सो इन दिस वे द फूड इज मेड बाय द plants by using sunlight or minerals are available surrounding to it in the physical form. This process is called as a photosynthesis and it can be consumed by the consumer. So इस तरीके से जो ecosystems है, various ecosystems are available. So जो basically plants है, जैसे grasslands है, forest है, wetlands है, tundra है, तो यहाँ पे जितने भी ecosystems है are basically depend upon the main component, that is a producer, that is called as plants. ठीक है, तो जितने भी इकोसिस्टम्स है वहां पे वो प्लांट्स अवेलेबल होंगे, प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स आर डिफरेंट आर अवेलेबल आर डिफरेंट इकोसिस्टम्स. तो लैंड इकोसिस्टम में एनिमल्स होंगे, वाटर इकोसिस्टम में फिश होगी, देन टुंड्रा में इकोसिस्टम में पेंगुइन है, बियर है, वाइट बियर्स जो होते हैं वो अवेलेबल होंगे. देन जो डेजर्ट्स है, डेजर्ट यहाँ पे आप देखो वेरियस इकोसिस्टम, ये हम यहाँ पे सारे इकोसिस्टम्स की बात कर रहे हैं. तो डेजर्ट्स में कैमल होंगे, रेप्टाइल्स होंगे, एनिमल habitant to the deserts, animals available जो those are habitant to the tundra ecosystems. जो water ecosystem में आएंगे marine और fresh water ecosystem. Then land ecosystem में we are the human beings are are also. So इस तरीके के जितने भी इकोसिस्टम्स है यहाँ पे एनर्जी फ्लो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा. Community dynamic. Ecosystems are dynamic. There are composition of a structure may change over the time, especially when the disturbance occur. किसी भी टाइप का कोई भी डिस्टर्बेंस अगर हमारे एनवायरनमेंट में आ जाता है और वो अफेक्ट करता है इकोसिस्टम में, तो अकॉर्डिंग टू द टाइम इकोसिस्टम क्या करेगी, चेंज हो जाएगी. चेंज इन द सेंस कि सपोज कोई उसमें से कोई पार्ट वहां पे अवेलेबल नहीं है, या फिर कुछ प्रोड्यूसर्स के कुछ प्लांट्स वहां पे नहीं है, कुछ कंज्यूमर्स वहां से हट गए, बिकॉज दीज आर ओनली डिपेंडेंट ऑन द पर्टिकुलर प्लांट्स, और वही प्लांट नहीं होंगे तो वो पर्टिकुलर कंज्यूमर
डिस्टर्बेंस अवेलेबल नहीं होंगे। जैसे कि हम हमारे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ एगो की बात करते हैं, तो डायनासोर्स आर अवेलेबल इन दैट इकोसिस्टम। जो पर्टिकुलर इकोसिस्टम थी जिसमें डायनासोर्स थे, तो वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ही अवेलेबल थे। और जब वो टाइम चेंज हुआ, वहाँ का एनवायरमेंट चेंज हुआ, या फिर वट एवर द फैक्टर्स आर अफेक्ट ड्यू टू देमसेल्फ, और कुछ ऐसा कह सकते कि वो एक दूसरे को ही खाने लग गए थे, या फिर अवेलेबल नहीं थे, डाइंग होने लगा, या फिर उनको जो कंजम्पशन के लिए जो चीज चाहिए थी वो उनको अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। सो टाइम के साथ में जो इकोसिस्टम के फैक्टर्स चेंज होते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं, अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, तो इकोसिस्टम भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और उसी को हम डिस्टर्बेंस कहते हैं कि किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से इकोसिस्टम में अफेक्ट करना और वो इकोसिस्टम में चेंजेस अकर होना। दैट्स व्हाई हम इकोसिस्टम को कहते हैं कि वो डायनामिक है। अकॉर्डिंग टू द टाइम इट विल बी चेंज। फॉर एन एग्जाम्पल, अ वोल्केनिक इरप्शन इन अ नेचुरल डिस्टर्बेंस दैट कैन क्रिएट अ न्यू लैंड दैट इज ओपन फॉर द chlorination. Then, oftentimes the first species of a colonize a bronze land are the leeches. Eventually, there are biological activity will after the condition of the environment. This will make it a less harsh and more habitable for a new species. जितने भी न्यू स्पेसिस अवेलेबल हो गए या फिर जिनका बनेंगे, वो जो भी होंगे हैबिटेंट हो जाएंगे, और जो भी है ओल्ड स्पेसिस इट मे बी डाइंग, और वो चले जाएंगे, और एनवायरमेंट जो होगा हमारा चेंज होते जाएगा, तो न्यू स्पेसिस के लिए वो क्या होगा, फिजिबल हो जाएगा, बट ओल्ड स्पेसिस के लिए वो फिजिबल नहीं होगा। दैट्स वाई दे आर, वो क्या हो जाएंगे कि खत्म होते जाएंगे, और वो हमारी पर्टिकुलर इकोसिस्टम क्या हो जाएंगी, अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज होती जाएगी। दिस प्रोग्रेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ एन वन डोमिनेंट टाइप ऑफ स्पेसिस और कम्युनिटी by another is called as a succession. The succession will go on until the climax that the state is established, meaning the ecosystem has achieved sustainability, and the further succession will occur unless another disturbance disturbs the ecological balance. For an example, the massive flood wiped a previously stable community. The land will be an open again for the chlorination. A succession is which a new land is chlorination for a first time is referred to an primary succession, whereas a succession is an area that was previously occupied by a community but the disturbed and replaced by the rechlorination is called as a secondary succession. It means what कि यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि according to the time, according to the factor, जब भी कोई भी डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ पार्ट अगर हट जाता है तो वो पहला सक्सेशन होगा। देन उसके बाद जब दूसरा, सपोज कोई एनिमल है वो वहां से हट गए, बिकॉज वो उस पर्टिकुलर प्लांट्स पे अवेलेबल थे, वो प्लांट्स हट गए तो वो एनिमल्स भी हट गए, उनका डाइंग फेज आ गया, डिकम्पोज हो गए, बट कुछ न्यू टाइप्स ऑफ एनिमल्स वहां पे जनरेट हुए, कुछ न्यू टाइप्स ऑफ प्लांट्स वहां पे बने, प्रोड्यूस हुए। सो दिट कैन बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वो टाइम के हिसाब से, एनवायरमेंट में अवेबिलिटी के हिसाब से, हैबिटेंट के हिसाब से वो चेंज होते गया, और पर्टिकुलर जो भी न्यू स्पेसिस आएगी दैट इज द कॉल्ड एज रिप्लेस बाय द न्यू स्पेसिस। ओल्ड स्पेसिस इज रिप्लेस बाय द new species, or we can called as a reclonination is called as a secondary succession. जो replacement होगा उसे हम secondary succession कहेंगे। अगर वो complete ecosystem destroy होके एक नई ecosystem बनती है तो that is called as a primary succession. Take a look at a schematic diagram of the succession below. You will notice that the process started as a Bronze and with the bore rocks. The pioneer species like the leeches and the moss will be grow on the rocks and while become a pioneer species. अब यहाँ पे इस जो डायग्राम की बात कर रहे हैं, हम इस डायग्राम की बात कर रहे हैं जहाँ पे कुछ लीचीज है, मॉस है, जो चूहे होते वो इनिशियली क्या होगा कि वो रॉक में रहेंगे, मतलब वो उनका हैबिटेंट क्या हुआ कि सिर्फ वो रॉक में रह रहे थे, बट जैसे जैसे प्रोड्यूसर्स आए तो उनका हैबिटेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे जैसे हैबिटेंट चेंज होते गया, अब यहाँ पे वो मॉसेस एंड लीचीज आर नॉट रह नहीं सकते क्योंकि उनका हैबिटेंट ही चेंज हो गया। वो रॉक में रह सकते थे, उसके बाद में कुछ अमाउंट में यहाँ पे रह सकते थे, बट जैसे जैसे हमारा एनवायरमेंट चेंज होते गया वहां से वो स्पेसिस हटती गई, और वी कैन से दैट कि दिस स्पेसिस आर रिप्लेस्ड बाय द अनदर स्पेसिस. Then the site of the next chlorination by the grass and the
Herbivorous plants, soon as the trees will grow and this site will be there, the seed reach the site. For an example, by wind current or by the bird dropping containing the undigested seed. अब इसमें क्या, जितने भी moss and leeches थे वो replace किसके साथ हो गए, birds के साथ में, because birds are not living on the land. वो पेड़ पौधों के ऊपर ही रहते हैं, ट्री के ऊपर ही रहते हैं, उनके टहनियों पे ही रहते हैं. तो माउस वगैरह कहाँ पे रह रहे थे, वो रॉक्स में रह रहे थे. बट जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होते गया, माउस वगैरह जो एनिमल्स थे, लीचेस थे, दिस आर द एनिमल्स रिप्लेस बाय द बर्ड. और बर्ड जो है वो भी वो प्लांट पे रहने लगे, तो वो लैंड में नहीं प्लांट्स पे रह रहे थे. तो इस तरीके से जो स्पीसीज है वो अकॉर्डिंग टू द ग्रोइंग ऑफ द एनवायरमेंट, तो स्पीसीज भी रिप्लेस होती है, प्लांट्स भी रिप्लेस होते हैं, जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स वहां पे अवेलेबल होंगे. आप ये एक चीज भी देखा होगा कि रीजन वाइज जो है वहां पे हर प्लांट्स का जो ग्रोइंग होती है वो अलग अलग होती है. जैसे कि आप साउथ में देखिए तो वहां पे जो महाराष्ट्र रीजन है या फिर साउथ रीजन है वहां पे राइस ज्यादा होता है. जो हमारा नॉर्थ रीजन होता है पंजाब साइड में, वहां पे गेहूं ज्यादा आता है, वीट हम जो कहते हैं. तो इस तरीके से रीजन वाइज जो है हमारे हैबिटेट भी चेंज होते हैं, उनका रहना खाना पीना, वहाँ के एनिमल्स जो है, बिकॉज हम महाराष्ट्र में कैमल नहीं देखते बट राजस्थान में हम कैमल देखते हैं, बिकॉज वहाँ पे डेजर्ट्स है. यहाँ पे महाराष्ट्र में आपको हर एक प्रकार के एनिमल्स अवेलेबल मिल जाएंगे. यहाँ पे काऊ वगैरह ये ज्यादा अवेलेबल होंगे. नॉर्थ रीजन में भी काऊ ज्यादा रहते हैं. साउथ से इसमें अलग ही एक कल्चर चलता है. तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द रीजन इकोसिस्टम्स आर वेरीज एंड अकॉर्डिंग टू देम द स्पीसीज आर वेरीज. Function and biodiversity. Ecosystems are responsible for a cycle of nutrient and allowing the flow of energy such as from the sun or biotic component. The variant biological and physical and chemical system work together in maintaining the sustainability of their system on the earth. Biodiversity is an essential for an ecosystem to function. The biodiversity refers to the biotic component. The more deserved the biotic component are, the healthier the ecosystem will be. That is because each species has an important role to play. The more diverse the species are, the greater the chance to that the ecosystem will be persist and continue the function. High diversity in an ecosystem can help improve productivity and thereby the stability, the functioning of an ecosystem. Deciduous forest system. These are the ecosystem, or we can say that another examples of the ecosystem which are available in our earth. Basically we are living on the earth, so we are going to discuss on the earth only. So these are the some another examples of the ecosystem. So deciduous forest is dominant by the trees that shed leaves seasonally and then regrow their leaves at the start of the new growing season. They shed leaves as an adaptive mechanism against the cold season in a temperature region or to the dry season of an subtropical and tropical region. The dominant tree is in mid-latitude are the oaks, beech, apes, elms, maples, and buzzwood. In the southern hemisphere, the dominant trees is in the grouse, nothofagus, southern beaches. The animals commonly found are the snakes, frog, turtles, snails, slugs, insects, spider, birds, and the mammals also, such as the mice, mouse, chimpanzees, rabbits. These are the another animals are available in this particular ecosystem. Swamp ecosystem. Swamps are the mix of the woodland and the grassland ecosystem. The widely spaced, scattered canopy tree allow light to the penetrate and reach to the ground. Become of dead scrubs and herbivorous layers dominated by the grass are able to grow there abundantly as well. Thus, the animals are commonly found. They are the grazers, such as sheep, cattle, and goats. These types of ecosystem often serve as an transition zone between forest and desert or grassland.
we can say that the swamp ecosystem जहाँ पे grass और trees both are the available, वहाँ पे shelters वगैरह available होते हैं insects वगैरह को grass के अंदर में रहने के लिए. So this type of ecosystem is called as a swamp ecosystem. और basically ये कहाँ available होते हैं, जहाँ पे एक boundary समझ लो, जहाँ पे desert और particularly फॉरेस्ट इकोसिस्टम जहाँ पे होते हैं, उन दोनों के बाउंड्रीज पे ये इकोसिस्टम पाई जाती है, जहाँ पे ग्रास और ट्रीज की जो इकोसिस्टम है वो कॉमनली फाउंड होती है, जहाँ पे सन रेज जो है पेनिट्रेट जो होती है वो पहले अलाउज, मतलब एकदम जमीन लेवल तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती वो बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रीज, और ग्रास की वजह से मैक्सिमम ग्रास के मतलब सैंड पे वहां पे अब डायरेक्टली सनलाइट नहीं जाती, ऐसा कहना है, बिकॉज डेजर्ट में डायरेक्टली सनलाइट जो है वो सैंड को मिल जाती है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो है वो पेनिट्रेट नहीं हो पाती. बट इस टाइप की जो इकोसिस्टम होती है वहाँ पे डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं होती है, बट फ्रैक्शन में होते हुए जाती है, बिकॉज यहाँ पे ट्रीज और ग्रासलैंड जो है, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड की इकोसिस्टम कॉमनली पाई जाती है, यहाँ पे मिक्स्ड पाई जाती है. Coral reef ecosystem. The coral reef is an ecosystem created by the reef-building corals. The reef are the actually clones of the coral fluids, such as stony corals that lives together in a cluster. They are one of the most diverse ecosystem on the earth. As such, they are referred to as an rainforest of the sea. Most of them are found in shallow depth in tropical water. Such of the species that inhabit the reefs as the mollusks, worms, crustaceans, echinoderms, sponges, tensagates and fish. So we can see in this picture कि यहाँ पे आपको green bodies कहीं नहीं दिख रही है या फिर plant body नहीं दिख रही है. तो इस टाइप की जो इकोसिस्टम्स होती है दैट इज कॉल्ड एज कोरल रीफ इकोसिस्टम, जहाँ पे आपको स्पंज होता है, मोलस्क्स अवेलेबल, वर्म्स अवेलेबल होते हैं. तो ये जो है ये सारे एनिमल्स है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो इस टाइप की इकोसिस्टम्स भी है जो सीज में बेसिकली सी के मिडल वे में पाई जाती है, कोस्टल एरियाज में नहीं, बहुत ही ज्यादा डेप्थ रीजन में ये पाई जाती है सीज के. हॉट स्प्रिंग इकोसिस्टम, आपको ये वर्ड से ही पता चल जाएगा कि हॉट स्प्रिंग मीन्स जहां से गर्म पानी के फव्वारे निकलते हैं. सो आप इसको पिक्चर में देख लेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स. द हॉट स्प्रिंग इज एन स्प्रिंग विच वाटर टेम्परेचर दैट आर higher relative to the surrounding. The water that is coming out from the spring is heated geothermally via the heat from the earth metal. अब ये जो है ये हॉट स्प्रिंग है, राइट. यहाँ पे आपको एक बड़ा सा वेल दिख रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं एक होल दिख रहा है, जहाँ से जो वाटर का जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर से, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. और जैसे जैसे आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे, अंदर जाओगे, जियोथर्मल मतलब इसके भी अंदर आप जब जाओगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और उसी वजह से वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में, जो हम फव्वारे बोलते हैं ना, वो आते हैं. Because of the high temperature, it is one of the ecosystem that contain very few types of organisms. Thermophiles are organisms that can be used in the temperature range from 45 to 80 degree Celsius. So जो इस temperature पे रह सकते हैं 45 to 80 डिग्री, भाई ह्यूमन बींग तो बिल्कुल नहीं रह सकते, बिकॉज अगर बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर का अगर आ गया हमारे पास में पानी तो हमारी स्किन जल जाती है. सो बेसिकली जो थर्मोफाइल्स ही यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जो इस टेम्परेचर रेंज को सह सकते हैं. सम ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स आर थर्मोफिलिक अमोबिया, सच एज अमोबिया जो हमारा है जो थर्मोफिलिक है, जो टेम्परेचर 45 टू 80 डिग्री तक के वो सहन कर सकते हैं, इसी टाइप के ऑर्गेनिजम्स वहाँ अवेलेबल होते हैं. एग्जाम्पल में आप देख लीजिए नेग्लेरिया, फ्लोविया. These are the botanical name of the microorganisms, thermophilic microorganism, bacteria, जिसका एग्जाम्पल है लेगिनोनिया, वेरियस आर्चनिया. तो these are the botanical names. तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है. सो प्रैक्टिस मैंस मेन मैंस परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी आप इसको बोलना सीख पाओगे. सो these are types of the microorganisms, or these types of thermophilic microorganisms are available in a hot spring ecosystem.
Micro ecosystem. Ecosystem confined to the small or tiny species and it defined by the specific environment factor are called as a micro ecosystem. वर्ड में ही मीनिंग है जितना छोटा इकोसिस्टम जो सबसे छोटा होगा उसी इकोसिस्टम को माइक्रो इकोसिस्टम कहते हैं. Let us take and look a tree ecosystem. A tree creates a small ecosystem where a various kind of microorganisms live. यहाँ पे जो आप ट्री के इकोसिस्टम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्री है इसी के ऊपर में ये जो अनदर ट्री है वो ग्रो कर रहा है. ग्रीन बॉडीज है बट इसी के ऊपर में ग्रो कर रहा है. देन यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, कुछ इंसेक्ट्स होंगे अवेलेबल जो एक दूसरे को भी खाएंगे एंड प्लांट्स को भी खाएंगे. तो इस तरीके की एक पर्टिकुलर ट्री में ही एक इकोसिस्टम होती है. बर्ड्स अवेलेबल होते हैं तो बर्ड्स वो इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, है ना. और अगर बर्ड वहीं पे डाई हो गए तो डाई होने के बाद में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल ऑन द ट्री दे कंज्यूम द दैट बर्ड एंड रीबैक टू द न्यूट्रिएंट टू द प्लांट. इसी तरीके से एक प्लांट का एक माइक्रो इकोसिस्टम है. फॉर एन एग्जांपल अ ट्री अ मैनी हार्बर्स लीचेस जो एकदम इंसेक्ट्स होते हैं, लीचीज होते हैं, आर अदर इपिटाइड्स आर अवेलेबल ऑन द प्लांट. Invertebrates such as the insects, amphibians and other animals are available in a macro level tree ecosystem. The epiphytes themselves provide a habitat for their organisms such as fungi, bacteria and the maxomycetes. जो microorganisms होते हैं available that are called as a available on the plant's body, tree body we can say that. So that is called as a micro ecosystem. So here we completed the complete discussion on the ecosystem part 1 and part 2. If you have any comments or suggestion or queries regarding this lecture, so you can put on the comment box and we are immediately reply on it. If you like our video or if you like our lecture, so please kindly request to you like, share and subscribe our channel.